हेलो गाइज, आप सबका हमारे चैनल वन विजन साइंस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम 18 इलेक्ट्रॉन रूल के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का ये निकालते हैं कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं। बेसिकली जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है, जैसे CSIR नेट ले लो, गेट ले लो, या फिर IIT जैम ले लो, या फिर कोई जनरल एकेडमिक एग्जाम्स, उनमें भी ये पूछा जाता है कि आपको कोई कॉम्प्लेक्स दे दिया जाएगा। वो पूछेंगे कि ये 3-4 कॉम्प्लेक्स दे देंगे और पूछेंगे कि इसमें से कौन 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है और कौन 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो नहीं करता है। और इसी तरीके से निकालना भी पूछ सकते हैं कि कौन सा किस तरीके से 18 इलेक्ट्रॉन रूल को ये फॉलो कर रहा है, आप बताओ, है ना। और या फिर ये भी पूछ सकते हैं कि कोई हमारा लिगेंड है, उसकी वो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। जनरली कुछ भी पूछा जा सकता है। अगर हमें 18 इलेक्ट्रॉन रूल निकालना आता है तो हम किसी भी तरीके के क्वेश्चंस को इजीली क्या कर सकते हैं, उसका जवाब दे सकते हैं। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का क्या करते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन रूल निकालते हैं, है ना। तो चलो शुरू करते हैं। सिंपली हम क्या करते हैं कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल क्या होता है, ये बेसिकली EAN मतलब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल की तरह ही है। अगर आपने इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल क्या होता है ये नहीं देखा है तो मैं लिंक डाल दूँगी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं ना। अब हम डिस्कस करते हैं 18 इलेक्ट्रॉन रूल की, है ना। तो जनरली जो हमारी ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, जो वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, सिर्फ हम मेटल की वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करते हैं और क्या करते हैं, और लिगेंड्स के जितने इलेक्ट्रॉन्स उसने डोनेट किए हैं वो काउंट करते हैं ना। और उन दोनों को मिलाकर अगर वो 18 इलेक्ट्रॉन फिल करता है, दैट मीन्स वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है ना। अब हम 18 इलेक्ट्रॉन की ही बात क्यों करते हैं, क्यों हम कह रहे हैं कि 18 इलेक्ट्रॉन के बाद वो स्टेबल हो जाएगा ट्रांजिशन मेटल्स। तो हम देखते हैं कि ट्रांजिशन मेटल्स जनरली कहते हैं किसे, सिंपली जो डी ब्लॉक होता है हमारा, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स। जो डी ब्लॉक होता है उसकी मेटल्स को हम ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं। अब जो डी ब्लॉक होता है हमारा वो फोर्थ पीरियड या फोर्थ आवर से शुरू होता है ना, और 3D में इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं ना। तो सिंपल क्या होता है, स्कैंडियम मतलब 21 एटॉमिक नंबर स्कैंडियम से हमारा डी ब्लॉक स्टार्ट होता है ना। तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, ये हमारी क्या हो गई, फोर्थ पीरियड हो गया। दैट मीन 3D सीरीज हो गई। 3D सीरीज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें जो डी इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं वो 3D में भरे जाते हैं, मतलब 3D ऑर्बिटल में भरे जाते हैं, जो कि क्या आता है, फोर्थ पीरियड में आती है ये वाली सीरीज। और उसके बाद में अगर हम बात करें इट्रियम, ये हो गई हमारी 3D सीरीज, ये 4D सीरीज और ये 5D सीरीज। ये आती है 5th पीरियड में और ये आती है 6th पीरियड में, है ना। तो ये सिंपल हमारे पास, हमें ट्रांजिशन मेटल्स याद होनी चाहिए, है ना। और अगर आपको एक 3D भी याद है, ये भी पता है कि आपको 3D सीरीज कौन सी है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, और आपको ये पता है कि कैडमियम का निकालना है, कैडमियम जिंक वाले ग्रुप में आता है, कॉपर Ag कॉपर वाले ग्रुप में आता है। तो आप ये इजीली निकाल सकते हो, क्योंकि इस ग्रुप का पूरे का जो वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो सेम होता है ना। और पूरा जो डी ब्लॉक होता है उसका वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर बात करें, जो डी ब्लॉक के वैलेंस सेल के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, वैलेंस सेल को क्या बोलते हैं हम, संयोजी कोष।
का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब संयोजी कोश क्या होता है? जो सबसे बाहर का कोश होता है ना, सबसे बाहर का, उसको हम क्या बोलते हैं? वैलेंस शेल बोलते हैं। किसी भी ऑर्बिटल के सबसे बाहर का कोश होता है उसको हम वैलेंस शेल बोलते हैं। अब हम डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात करते हैं कि उनके वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। तो जनरली n-1 d ns और np ये होते हैं इसके वैलेंस शेल में ऑर्बिटल्स, है ना। तो ns में 2 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं, ये खाली होता है पूरा, लेकिन ये अवेलेबल होता है डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के पास, और इसमें 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं। अब इस n-1 लिखने का क्या मतलब था कि अगर ये 4s है तो ये यहाँ क्या आएगा? 3d आएगा, है ना। तो सिंपली एक n है, ये n क्या होते हैं? कोषों की संख्या, ऑर्बिटल नंबर होता है। तो इससे पहले वाले में d भरा जाएगा। अगर s में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं तो उससे पहले वाले d में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं। तो हमें पता है कि जो स्कैंडियम होता है उसमें d1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है और s तो इसमें भरा ही जाता है, जैसे 3d1 और 4s2। तो इस पूरे ग्रुप का सेम ही होगा। वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स इस पूरे ग्रुप में क्या होंगे? 3 ही होंगे। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे स्कैंडियम से टाइटेनियम की तरफ गए तो एक इलेक्ट्रॉन डी में और फिल होता जाएगा। जैसे यहाँ पे d2 हो जाएगा, यहाँ d3 हो गया, d4 हो गया, d5, d6, d7, d8, d9 और इधर कंप्लीटली d10। ये हो जाएगा 3d10 4s2। इस तरीके से जैसे हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते जाते एक एक इलेक्ट्रॉन डी में और फिल होता जाता है ना। तो ये कंप्लीट जो ग्रुप है, जैसे जिंक, कैडमियम, मरकरी वाला ग्रुप है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो वैलेंस शेल के होंगे वो 10+2 12 ही होंगे, है ना। तो ये पूरे, अगर आपको पहले वाली सीरीज 3D सीरीज याद है, उसका पता है कि कौन से ग्रुप में आता है, तो आप इजीली ये निकाल सकते हो। अगर आपको नहीं भी पता है कि कौन सा एटॉमिक नंबर क्या है, किस तरीके से उसका वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये बहुत इजीली आप ये निकाल सकते हो। जैसे मैं निकाल के बताती हूँ आपको क्रोमियम का, है ना। तो अगर मैं क्रोमियम का निकाल लिया, मान लिया कि हमें क्या निकालना है, ये कॉम्प्लेक्स है हमारे पास और इसका हमें निकालना है कि ये 18 इलेक्ट्रॉन फॉलो कर रहा है, 18 इलेक्ट्रॉन रूल या नहीं फॉलो कर रहा है। तो हमें क्रोमियम हमारी क्या है? ट्रांजिशन मेटल है। इस मेटल का हमें देखना है कि इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है ना। तो इसके वैलेंस शेल की अगर हम बात करें तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम जनरली 24 इसका क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है। तो हम ये तो नहीं निकालने बैठेंगे कि 24 है तो इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स क्या है। तो हम जनरली क्या करते हैं, हमें पता है कि 3d1 से भरना स्टार्ट होता है और 24 है तो d4 आएगा, d4 है, 3d4 और 4s2, ये इसका वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो 4+2 क्या हो है? 6 इलेक्ट्रॉन्स हुए। तो मेटल के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? क्रोमियम के 6 इलेक्ट्रॉन है। अब हमें पता है कि इसके साथ जो लिगेंड्स जुड़े हुए हैं वो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। किसी भी कॉम्प्लेक्स में अगर लिगेंड्स है तो वो क्या करते हैं? कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। और कोवलेंट बॉन्ड से अगर जुड़े हुए हैं तो वो क्या करते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, मेटल को 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो अब हमारे पास क्या है? 6 लिगेंड है और हर लिगेंड क्या कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो 6 प्लस इसको 6 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो गया। अब 12 + 6 क्या हो गया? 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसका मतलब क्या है कि ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करता है। दैट मीन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है इस कॉम्प्लेक्स का, और ये कॉम्प्लेक्स क्या है? हमारा स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। अब हम 18 इलेक्ट्रॉन को ही स्टेबल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि जो ये डी ब्लॉक है उसके वैलेंस शेल में का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? n-1 d ns2 और np ये होता है। तो np जो कोस है, इसका ऑर्बिटल है, वो पूरी तरीके से एम्प्टी होता है, पूरी तरीके से खाली होता है ना। तो ये क्या करता है? d में तो इलेक्ट्रॉन भर लेता है, d में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं, s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, और जो ये p है उसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं। तो अगर हम इनको जोड़े तो ये किसके इक्वल आते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल आते हैं ना। तो जो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसमें हाईएस्ट कितने इलेक्ट्रॉन्स भरे जा सकते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं हाईएस्ट।
तो अगर ये 18 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं और ये कम्प्लीटली फिल्ड होगा आपका जो वैलेंस सेल है, तो वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो इसी तरीके से अगर कोई कॉम्प्लेक्स 18 इलेक्ट्रॉन को अचीव कर लेता है या 18 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लेता है, दैट मीन्स क्या हो जाता है, वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। बहुत सारे एक्सेप्शंस भी हैं जो 16 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करने के बाद भी स्टेबल होते हैं, बट दैट इज़ वो एक्सेप्शंस है ना, वो कॉम्प्लेक्स नहीं है, वो एक्सेप्शंस है ना। तो आपको एक्सेप्शंस ऐसे नहीं पूछा है कि एक्सेप्शन कौन सा है, आपको कॉम्प्लेक्स दे देगा, आपको जनरली पूछेगा कि ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है या नहीं। तो अगर 18 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, दैट मीन्स वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है, और अगर वो नहीं 18 इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहे हैं, 16 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो 16 इलेक्ट्रॉन्स रूल को फॉलो करता है ना। तो इस तरीके से ये बेसिक था। एक दो एग्जांपल्स हम और देख लेते हैं। अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख लो, नहीं मैं मिटा दूँ। अब हम एक और लेते हैं, जैसे कोई सा भी ले लो, जैसे निकिल का ले लो, ये लेते हैं, इरिडियम ले लेते हैं। तो हमारा कॉम्प्लेक्स है इरिडियम कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये COClPPH32। जनरली तो अगर हम बात करते हैं तो ये न्यूट्रल एटम मेथड फॉलो करता है ना। हम न्यूट्रल एटम मेथड और एक आयनिक मेथड, दो मेथड्स होते हैं 18 इलेक्ट्रॉन निकालने की। तो मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं, न्यूट्रल एटम मेथड से ही निकालते हैं। लेकिन अगर मैं आपको सिंपल तरीका बताऊंगी कि आपको कैसे निकालना है, कोई मेथड नहीं लगानी है, बेसिकली बहुत सिंपल तरीका है, उसी से हम निकालेंगे, है ना। तो हमें क्या करना है कि इरिडियम का देखना है कि इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। तो हमें पता है कि इरिडियम कोबाल्ट वाली सीरीज में आता है ना, कोबाल्ट वाली सीरीज में आता है, और कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर क्या है, 27 होता है ना। और इसमें D में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यही होता है कोबाल्ट का। तो हमें ये तो देखना नहीं है, अब हमें देखना है कि 7 + 2 मतलब 7 इलेक्ट्रॉन्स तो D में है और 2 इलेक्ट्रॉन्स किस में है, S में है। तो टोटल कितने हुए, 9 इलेक्ट्रॉन्स हुए, है ना। तो इरिडियम में 9 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब हमें ये देखना है कि कार्बन जो मोनोऑक्साइड लिगेंड है उसमें क्या है, उसमें लिगेंड्स क्या करते हैं, हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। लेकिन अब हम बात करते हैं जो क्लोरीन होता है, क्लोरीन में क्या होता है, वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स के बाद उसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए होता है। तो ये क्या करता है, सिंपली 1 इलेक्ट्रॉन की ही शेयरिंग करता है। अगर हम यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, अगर 1 इलेक्ट्रॉन लिखते हैं तो हमें मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको नहीं समझ में आता और आप इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहते कि कौन 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, कौन 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, आप सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि लिगेंड्स हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और ख़त्म, है ना। तब आपको क्या करनी है, तब इसकी आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी पड़ेगी। इरिडियम की अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के फिर से वैसे करते हो तो बहुत सिंपल है कि आपको सिर्फ हर लिगेंड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने पड़ेंगे, है ना। तो अगर मैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेती हूँ तो ये तो क्या है, न्यूट्रल है तो इसका 0 होगा। इस पे चार्ज क्या है, -1 है, ये भी न्यूट्रल है तो इसका 0 चार्ज होगा। मेटल को हमने X मान लिया, कॉम्प्लेक्स पर कोई चार्ज नहीं है, तो ये माइनस जब उस तरफ गया तो +1 हो गया, है ना। तो अगर यहाँ आप +1 देखते हो तो इरिडियम पर अगर आप +1 लगाते हो तो +1 का मतलब क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन आपको रिलीज करना पड़ेगा। तो इसको आप क्या लिखोगे, 9 में से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल के 8 लिखोगे। और इधर कार्बन मोनोऑक्साइड तो लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड है, 2 इलेक्ट्रॉन देगा। अब जो ये वाली मेथड थी इसको हम बोलते हैं न्यूट्रल एटम मेथड, और इसको बोलते हैं हम आयोनिक मेथड।
तो आयनिक मेथड, न्यूट्रल एटम मेथड में मैं क्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन काउंट करूंगी। और हमारे पास क्या है, ट्राईफिनाइल फोस्फीन है। फोस्फीन क्या करता है, फोस्फोरस 3 बॉन्ड बना सकता है। तो अब ये क्या डोनेट कर रहा है, अपने लोन पे डोनेट कर रहा है। तो 1 फोस्फोरस 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, 2 फोस्फोरस है तो 4 हो जाएंगे, मतलब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए सिंपली। अब इसमें क्या कर रहे हैं हम, आयोनिक है मतलब हमने 1 इलेक्ट्रॉन मेटल का निकाल दिया है, तो हम क्लोरीन के 2 इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे। और ये तो न्यूट्रल है तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स ही काउंट करेंगे। तो अब इसको काउंट टोटल करो इनका, तो 4 5 6 और 10 16 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसमें हम काउंट करो 8 9 10 11 12 और 4 16 इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों से क्या कर रहा है, दोनों कोई सी भी मेथड से आप निकालो, न्यूट्रल एटम मेथड से निकालो या आयनिक मेथड से निकालो, ये दोनों से ही हमें पता चल रहा है कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल को क्या नहीं करता, रूल को फॉलो नहीं कर रहा। तो इस तरीके से कोई भी मेथड आप अप्लाई करो, दोनों से सेम ही आंसर आने वाला है। लेकिन आपको कंफ्यूज ना हो इसलिए कोई भी आप एक मेथड चूज कर लो कि अगर आपको मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकालनी है तो आप न्यूट्रल एटम मेथड से निकाल लो, और अगर आपको मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के करनी है तो आयनिक मेथड से कर लो। दोनों ही बेनिफिशियल रहते हैं, जो भी आपको सूटेबल लगता है आप उससे करें। और बाकी ये मैंने करवा दिया है, ये मैंने करवा दिया है, आप इनको खुद से ट्राई करना। अगर आपको फिर भी इनके आंसर्स नहीं मिलते हैं तो और ट्राई करके बताना कि ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स को फॉलो करते हैं नहीं करते हैं। और अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट कर देना, मैं आपको फिर से समझा दूंगी, है ना। अगर समझ में आ रहे हैं मेरी वीडियोस और जो मैं पढ़ाती हूँ वो, तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच।